अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल है आपके? सुनिए माय वॉइस, मेरी आवाज आ रही है आपको? अनवर, हाउ तो जी राघव, कैन यू हियर माय वॉइस? आवाज आ रही है आपको मेरी? शमसा जावेद। यस मैम, योर वॉइस इज क्लियर। ओके फाइन, मैं तो बहुत अच्छी बात है इससे। आप लिसन माय वॉइस, अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को तो दैट्स वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके फाइन। जी कल हमने क्या पढ़ा था? कल या फिर उससे पहले अनएम्प्लॉयमेंट। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, वेरी गुड भाई। मेरे से अच्छी मेमोरी तो आप लोगों की है, क्योंकि मैंने सारी क्लासेस को पढ़ाना होता है ना, इसलिए। सही है, नर्सिंग एज अ प्रोफेशन पढ़ा था। वेरी गुड, जबरदस्त हो गया भैया आप लोगों का तो काम शाम। Anyhow, let's start the comprehension passage. comprehension passage किस तरह से किया जाता है? अब ये अनफॉर्चुनेटली हमने एक बार भी इसकी जो है वो प्रैक्टिस नहीं की। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज किस तरह से किया जाता है? हो जानी चाहिए थी वैसे प्रैक्टिस, एक आधी बार तो जरूरी हो जानी चाहिए थी। हाँ। ओके, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज कहते हैं नर्सिंग एज अ प्रोफेशन, तो आपकी वैसे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। आप लोगों को सारा याद होना चाहिए। नर्सिंग एज अ प्रोफेशन आपको कहा जाए, प्राइस टेस्ट भी ले लिया जाए तो आप लोगों को वो आना चाहिए। जी ओके जी, फाइन। वालेकुम सलाम लुबाना बतूल। घर में रह रह के मुश्किल होता है ना लेक्चर लेना, यहाँ है तो बंदा फ्रेश और एक्टिव और हर तरह से रहता है कि नहीं। ओके जी, comprehension passage, reading and comprehension passage is different aspects, but it's connectively very closely. It's connect very closely, बहुत connection का close relationship है। रीडिंग का मैंने वैसे भी आपको करवाया हुआ है, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है चूंकि, तो रीडिंग की डेफिनेशन यहाँ पर जो है वो उससे रिलेट करती है। ठीक है, ये होनी चाहिए, आनी भी चाहिए और होनी भी चाहिए। इट्स टू ठंड, टू कोल्ड राइट नाउ। अच्छा खासा जो है वो ठंड हुई हुई है।
जी बिल्कुल, अभी तो आप अपने अपने घरों में है ना, तो अभी ठंड तो यहाँ है, तो फिर आप लोगों को पता चले कि वाकई में कितनी ठंड है। सनी डे नहीं है और अच्छी खासी ठंड है। चलिए खैर है, कोई बात नहीं, क्या हुआ, इसको भी इंजॉय ही करें, बस ठंड लग ना जाए, वरना फिर ज्यादा इंजॉय हो जाएगा। Reading to look at carefully, so as to understand the meaning of something written, printed, etc. to read a book, जिस तरह से बुक पढ़ी जाती है उस तरह से। To utter aloud or render in speech something written, printed, reading a story to his child. लाउडली अटर करके बोलना, ठीक है, कोई स्पीच डिलीवर करना, कुछ रिटर्न प्रिंटेड में, स्टोरी में, रीडिंग में, सारा जो है वो रीडिंग ही हमारा आ जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग क्या है? रीडिंग डेवलप्स द इमेजिनेशन, रीडिंग डिस्कवर न्यू थिंग, रीडिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट डेवलप द माइंड, रीडिंग इज अ वाइटल स्किल इन फाइंडिंग अ गुड जॉब। ऑफ कोर्स रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारे, लेकिन रीडिंग स्पीड भी आप लोगों को सेकेंड ईयर में जो है स्पीड रीडिंग के नाम से आपका एक टॉपिक है, वो भी होना चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए वैसे भी वो। Anyhow, आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, आगे रीडिंग डेवलप्स इमेजिनेशन, इमेजिनेशन को डेवलप करती है, डिस्कवर करती है न्यू थिंग्स को, रीडिंग इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है बिकॉज डेवलप द माइंड, क्योंकि माइंड को डेवलप करती है। रीडिंग वाइटल स्किल इन फाइंडिंग अ गुड जॉब, और एक वाइटल स्किल है अच्छी जॉब को तलाश करने। मोटिवेशन इज नेसेसरी, कहते हैं मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए however most people, children and adults, don't spend any significant portion of their free time in reading without committing। क्या कहते हैं कि however most of people, बहुत से लोग जो हैं children and adults, कहते हैं बच्चे हों या बड़े हों, don't spend any significant portion of their free time in reading, कहते हैं वो अपना ज़्यादातर वक़्त जो है वो रीडिंग में नहीं देगा। लेकिन मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है इसके लिए। विदाउट कमिटिंग टाइम टू रीडिंग, नो वन कैन गेन द रीडिंग स्किल और नॉलेज दे नीड टू सक्सेड इन स्कूल, एट वर्क और इन लाइफ इन जनरल। कहते हैं उसको रीडिंग जो है वो गुजारनी चाहिए और गेन करना चाहिए रीडिंग स्किल्स को और नॉलेज को। सक्सेसफुल होना चाहिए स्कूल में, वर्क में और लाइफ में जनरली। The best way to improve your reading efficiency is to read aloud. If you want to become efficient reader, then you have to read loudly. Loudly आप read करेंगे, उससे आप तक भी जो words होते हैं वो हमेशा के लिए हमारे ज़हन में रहते हैं, और जो है हमारा confidence develop होता है इससे, ठीक है। Okay, the next is about काइंड्स ऑफ रीडिंग मैंने आप लोगों को करवाया भी है टाइम बाय टाइम। आप लोगों को बच्चों इसलिए रिवाइज करवाया जाता है ये सारा कुछ, कि आप लोगों को आइडिया हो, पता चले आप लोगों। द फोर मेन टाइप्स ऑफ रीडिंग टेक्निक्स आर द फॉलोइंग, जो कि स्कीमिंग है, स्कैनिंग है, इंटेंसिव है, एक्सपेंसिव रीडिंग है। ये सारी की सारी रीडिंग्स जो हैं काइंड्स ऑफ रीडिंग, वो साथ ही साथ आप लोगों के चल रही हैं, ठीक है। इसकी डिटेल्स भी मैंने आप लोगों को पहले भी करवाई हुई है, लेकिन अभी फिर से जो है आप लोगों को करवा देते हैं इसकी काइंड्स ऑफ रीडिंग। स्किमिंग है, स्किमिंग इज यूज टू क्विकली गेट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कहते हैं स्किमिंग क्या होती है कि क्विकली गैदर किए जाए मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हो, रन योर आइज ओवर द टेक्स्ट, एक ही दफा टेक्स्ट को जो है वो रीड किया जाए अच्छे से। यूज स्किमिंग टू क्विकली गेट अप टू स्पीड ऑन करंट बिजनेस, और करंट बिजनेस जो है आप लोगों का, उस पर क्विकली जो है उसको पढ़ा जाए, देखा जाए। बिजनेस से मुराद आपका बिजनेस, करंट बिजनेस आपका
कोई कारोबार नहीं है, बल्कि आपका कंसर्न टॉपिक, ठीक है, कंसर्न आपका जो टेक्स्ट है उससे मुराद है यहाँ पर बिजनेस। ठीक है जी। स्किमिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग। आगे स्कैनिंग को अगर देखें, स्कैनिंग इज यूज टू फाइंड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। यूज स्कैनिंग और स्केजुअल मीटिंग प्लान etc, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं किसमें, स्कैनिंग में। Intensive reading is used on shorter text in order to extract specific information. Use intensive reading skills to grasp the details of a specific situation. It is important that you understand each word, और इसके लिए जरूरत है कि each word को जो है वो understand किया जाए intensive reading के लिए। ठीक है, चलिए करें, आप लोग ये पढ़ें जरा, जो नहीं समझ आती स्लाइड पूछें मेरे से, शाबाश। काइंड ऑफ रीडिंग जो है आप लोगों के तो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, इनकी डिटेल्स भी, ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी आपसे पूछो आप लोगों को कोई तो होते ही आनी।
जी, इंटेंसिव रीडिंग इज यूज टू शॉर्टर टेक्स्ट को जो है इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। इंटेंसिव रीडिंग का याद है कि हमेशा शॉर्टर टेक्स्ट को जो है एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए होती है। यूज इंटेंसिव रीडिंग skills to grasp the details of a specific situation. It is important that you understand each word. हर वर्ड को अंडरस्टैंड करना होता है, लेकिन उसमें से हम चेक कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है, अब इंटेंसिव रीडिंग में होता क्या, मैंने स्टूडेंट्स को मेरे 2 years बैक स्टूडेंट्स से इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग की जो है उनको बहुत अच्छे से मैंने डेफिनेशन याद करवाई। उसमें उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने ये कहा कि जी इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग में उन्होंने ये कहा कि जी हमने बड़ा अच्छा सा डेफिनेशन याद कर लिया। अब जब इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग का क्वेश्चन आया तो उन्होंने क्या किया, इंटेंसिव की डेफिनेशन एक्सटेंसिव में कर दी, लिखी परफेक्ट हुई, लेकिन इंटेंसिव की एक्सटेंसिव में कर दी, एक्सटेंसिव की इंटेंसिव में कर दी। तो ये चीजें जो होती हैं बच्चों देखने की होती हैं, तो आप लोग जो है जो भी याद करें उसकी रिटन प्रैक्टिस जरूर कर लिया करें। ठीक है, रिटन प्रैक्टिस से क्या होता है कि आप लोगों को जो है वो फिर चीज अच्छे से याद हो जाती है रिटन प्रैक्टिस में। ठीक है, ओ माय गॉड 4 डिग्री जो है वो टेम्परेचर हुआ हुआ है, 6 डिग्री, फॉग भी है, क्लाउडी भी है। बस वेदर फोरकास्ट ना ही देखे वरना तो फिर और मजीद ठंड लगना शुरू हो जाती है ना वेदर फोरकास्ट देखते देखते। जी, intensive reading, extensive reading. Next is about extensive reading. Extensive reading is used to obtain general understanding of a subject and includes reading longer text for player as well as business books. क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो यूज की जाती है obtain जनरल अंडरस्टैंडिंग को सब्जेक्ट के साथ, और रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट को जो है प्लेयर एज वेल एज बिजनेस बुक्स हो गई, स्टोरी बुक्स हो गई, आप लोगों की एकेडमिक बुक्स हो गई, कोई भी एकेडमिक राइटिंग्स हो गई, ये सारी एक्सटेंसिव रीडिंग में ही आती है। ठीक है, तो उसका जो है एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्सटेंसिव रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट के लिए जो होती है वो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, वर्ड टू वर्ड रीडिंग जिसको कहा जा सकता है। व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप कहते हैं रीडिंग का तो आपको पता चल गया, इंटेंसिव रीडिंग है, एक्सटेंसिव रीडिंग है, सारी रीडिंग आती हैं। व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है क्या बेसिकली, comprehension is the capacity for understanding fully, the act or of grasping with the intellect. Reading is to receive or to take in the sense of as letter or symbol by scanning, to understand the meaning of written printed matter, to learn from what one has seen or found in writing or printing. क्या कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन में, अगर हम रीडिंग कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है, कॉम्प्रीहेंशन कैपेसिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग फुली, जो जिसमें हम फुली अंडरस्टैंड कर सकें किसी भी चीज को। ठीक है, वो होती है, क्या होती है, वो हमारी कैपेसिटी होती है फुली। द एक्ट ऑफ ग्रास्पिंग विद द इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल जो है वो रीडिंग इज टू रिसीव और टू टेक इन द सेंस ऑफ एज लेटर एंड सिंबल्स, लेटर्स और सिंबल्स इसके साथ होती हैं, स्कैनिंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिटन और प्रिंटेड मैटर, टू लर्न फ्रॉम
व्हाट वन हैज सीन के एक किसी ने क्या सीन किया और फाउंड इन राइटिंग और प्रिंटिंग के रिटन क्या है और प्रिंटिंग में क्या है हमारे पास। ठीक है, ये स्लाइड को रीड करें, जो समझ नहीं आती पूछे मैं इसे कि व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। शाबाश, चलें रीड करें इसको और जो समझ नहीं आती पूछे मुझसे। Okay जी, anything do you want to ask class? ओके, स्किल्स फॉर इंक्रीजिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं स्किल्स क्या हैं कॉम्प्रिहेंशन को इंक्रीज करने की। फाइंडिंग मेन आइडियाज एंड स्पॉटिंग डिटेल्स एविडेंस, मेकिंग इंटरफेरेंस एंड ड्राइंग कंक्लूजन, रिकॉग्नाइज अ टेक्स्ट पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समराइजिंग, पैराफ्रेजिंग, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन डिटेल्स। क्या कहते हैं कि स्किल्स फॉर इंक्रीजिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं स्किल्स होनी चाहिए कॉम्प्रिहेंशन को इंक्रीज करने की, आइडियाज को सपोर्ट करनी चाहिए, डिटेल एविडेंस जो है वो होने चाहिए, मेकिंग इन्फरेंस एंड ड्राइंग कंक्लूजन, कंक्लूजन होना चाहिए आपके पास, ड्राइंग का जो है इन्फरेंसेस होने चाहिए,
रिकॉग्नाइजिंग अ टेक्स्ट पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होनी चाहिए, समराइजिंग होनी चाहिए, पैराफ्रेजिंग होनी चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी जो चीज है रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन डिटेल जो है उसको रीडिंग होनी चाहिए उसकी, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करें और पढ़ें। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्लाइड्स तो बताएं मुझे, जो बात नहीं समझ आई इसमें आप लोगों को। शाबाश, पढ़ें इसको।
जी क्लास, एनी क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क? कोई क्वेश्चन पूछना है आपको इसमें से? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है? इतनी ठंड है, बस मैडम बढ़ाती जाए आराम से, कुछ मत पूछे हमसे। Okay, skills for increasing comprehension. Number 6, reading and interpreting non-prose forms, graphs, tables, charts, diagrams, understanding opinions and detecting biases, identifying tone, mode, and style, rhetorical patterns such as comparison, contrast, cause and effect, description, and narration. सबसे पहले इसमें वो क्या बता रहे हैं कि अपना आप कॉम्प्रीहेंशन को इंक्रीज करने के लिए, इजी टू अंडरस्टैंडेबल होता है सबके लिए, उसको करने के लिए आप क्या करेंगे? रीडिंग होगी, इंटरप्रीटिंग होगी, आपकी नॉन प्रोज फॉर्म में होना चाहिए। प्रोज कहते हैं आपके पास वो एक नसर जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ग्राफ्स, टेबल्स, चार्ट, डायाग्राम्स, ये सारी चीजें भी अगर उसमें आई हैं तो उसको भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कॉम्प्रीहेंड करना ही पड़ेगा उसको भी। अंडरस्टैंडिंग ओपिनियंस एंड डिटेक्टिंग बायसेस, कहते हैं अंडरस्टैंडिंग करनी है अपने ओपिनियंस को और उसमें देखना है कि क्या डिफरेंसेस हैं। आइडेंटिफाइंग टोन, किस टोन में वो बात कर रहा है, प्रेजेंट मोड में है, पास्ट मोड में है, जिसमें भी है आपने उसी तरह से उसको कॉम्प्रीहेंड करना है। उसका स्टाइल देखना है कि वो किस स्टाइल में लिखता है। Rhetorical patterns such as comparison, compare and contrast, कौन सा आ रहा है, cause कौन सी, effect कौन सा, description, narration, ये सारी चीजें ही इसमें आ जाएंगी। ठीक हो गया? आगे है लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन क्या है? द 3 levels of comprehension or sophistication of thinking are presented from the least to the most sophisticated level of reading. Least surface क्या है? सिंपल रीडिंग होती है और मोस्ट क्या होता है? डेप्थ कॉम्प्लेक्स रीडिंग। अब जो सरफेस रीडिंग हम कहते हैं उसको, जो हम लोग ज्यादा डिटेल में जाकर नहीं करते, ठीक है। तो 3 लेवल्स उन्होंने बताए हैं कॉम्प्रीहेंशन के, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड ऑफ थिंकिंग है पहले, ठीक है, लेकिन सोफिस्टिकेटेड ऑफ थिंकिंग में 2 लेवल्स आ जाते हैं। फर्स्ट जो है सरफेस लेवल पे है जो सिंपल रीडिंग है, और डेप्थ में जाकर कॉम्प्लेक्स रीडिंग जो है, जो मोस्ट एंड लीस्ट होती है, वो आ जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद की कॉम्प्रीहेंशन है क्या? आइडेंटिफाइंग टोन, मेन आइडिया, स्पोर्टिंग डाटा, डाटा को ये सपोर्ट करता है। अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक और द लार्जर टेक्स्ट, कहते हैं अंडरस्टैंड करना टॉपिक और लार्जर टेक्स्ट को। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है इसका, टेक्स्ट बुक होती है, चैप्टर होता है, आर्टिकल, पैराग्राफ, सेंटेंस, पैसेज और सोफिस्टिकेटेड रीडिंग टास्क होती है। Being able to draw conclusion, elevate the critically interpret articles हो सकते हैं, इसमें चैप्टर्स हो सकते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो लोग कॉम्प्रीहेंशन कॉलेज रीडिंग में जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ऑफकोर्स बुक रीडिंग आप लोगों की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उसी को कॉम्प्रीहेंड आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है आप लोगों के लिए करना सारा कुछ। पढ़ें इस स्लाइड को, जो नहीं समझ आती पूछे मुझसे, शाबाश, पढ़ना शुरू करें इसको। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की आपको तभी तब अच्छी सी समझ आएगी जब आप लोग खुद कॉम्प्रीहेंशन करेंगे। जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे ना कॉम्प्रीहेंशन, आप लोगों को अच्छी सी समझ आने वाली नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के लिए आई विल गिव यू द कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। फिर जो आंसर क्वेश्चंस होते हैं उसके, वो सारी आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं अच्छा सा सरफेस लेवल पे, या फिर जो है इन डीप डेप्थ में जाकर उसकी रीडिंग जो है वो करेंगे, आप लोगों को फिर अच्छी सी समझ आएगी, वरना इसके अलावा आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट टेक्स्ट बुक हो गए, चैप्टर्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, पैराग्राफ्स हो गए, सेंटेंसेस हो गए, पैराग्राफ्स ऑल हैव
टॉपिक्स एंड मेन आइडियाज, जो भी आपके पास हो उसका कोई ना कोई मेन आइडिया, आपको जो भी टॉपिक दिया जाएगा उसका मेन आइडिया होगा, जो भी आप लोगों को टेक्स्ट दिया जाएगा उसका मेन आइडिया होगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आप कंसीडर होती हैं। द टॉपिक इज ब्रॉड जनरल थीम और मैसेज। इट इज व्हाट सम कॉल द सब्जेक्ट। कहते हैं इसका क्या मतलब होता है कि हर किसी का मेन आइडिया है टॉपिक का, हर किसी का जो है वो कोई थीम है, उसको अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो यू विल एबल टू डू योर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वेरी इजीली। द मेन आइडिया इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग एक्सप्रेस। मेन आइडिया का आपको पता चल जाए तो फिर आपके लिए एक्सप्रेस करना मुश्किल नहीं होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा ईजी होगा, आसानी होती है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। बस टेक्निक इसकी जो है वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की चाहिए होती है कि टेक्निक होती क्या है और होनी क्या चाहिए, बस। और इसके अलावा और तीसरी चीज़ कोई भी नहीं होती। लेकिन आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना है इसको कि की कॉन्सेप्ट क्या है, इसके मेन आइडिया क्या दिया गया है, ये सारा कुछ आप लोगों ने बताना होता है और अच्छे तरीके से बताना होता है जी। एनी क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क क्लास? तो बता दें, मुझसे पूछ लें। आप लोगों को तो सारा वक्त जो है वो लेक्चर देने में गुजर जाता होगा, और बस लेक्चर लिए या फिर बिस्तर में बैठे रहे ब्लैंकेट लेके। मेरा तो ख्याल यही है। फर्स्ट ईयर और तीसरा कोई काम नहीं करती होगी, घर में जाके ज्यादा लेजीनेस हो जाती है ना, और इतना एक्सट्रीम वेदर चल रहा है उसमें तो वैसे ही ज्यादा लेजीनेस हो जाती है इंसान को। ऐसा ही है। कॉलेज जाते रहे तो बंदा जरा ठीक रहता है, फ्रेश रहता है, एक्टिव रहता है। तो घर में रह के तो बस बहुत मुश्किल है लेक्चर लेना। इस तरह से लेक्चर होते रहते हैं 2-3 बजे तक, और उसके बाद दिन ही फिर सारा गुजर जाता है। या खाना पक गया, खाना खा लिया आप लोगों ने, और क्या करना होता होगा फर्स्ट ईयर। मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा काम करती होगी, कोई 1-2 बच्ची होंगे जो करती होंगी काम शाम। आप लोगों का तो सारा फर्स्ट ईयर ही इस तरह से गुजर गया ना। लेकिन अभी आप लोगों ने वापस आना है तो सिर्फ प्रैक्टिस करवानी है आप लोगों की। एसएस प्रैक्टिस हो गई, एप्लीकेशन प्रैक्टिस हो गई, सीवी राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो गया, ट्रांसलेशन पैसेज राइटिंग हो गई, आप लोगों की ग्रामर प्रैक्टिस हो गई। सब कुछ अब आप लोगों का प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। हाँ, वही तो कह रही हूँ कि दिन गुजर जाता है इसी तरह से क्लासेस में। या तो 1 बजे 12 बजे तक क्लासेस हो, सुबह 8 से 12 तक, या 1 बजे तक, तो फिर भी बंदा कहता है। लेकिन आप लोगों की 2 o'clock तक या 3 o'clock तक होती है ना क्लासेस। तो बस जब जोहर की नमाज हो गई तो आजकल तो जोहर के बाद दिन ढलना शुरू हो जाता है और जल्दी से शाम हो जाती है। अभी जनवरी इसी तरह से तकरीबन गुजरेगा। हाँ, लेजी डेज तो हैं, नींद ही आती रहती है, लेकिन ये है कि नींद फिर मतलब आती रहती है, लेजी हो जाती है। नींद पूरी भी हो तो फिर की बात है ना। हाँ, 3 बजे तक है क्लासेस, सुबह से 3 बजे तक तो आप लोगों के इसी तरह से सारा दिन गुजर जाता है ना। स्टैंड अप्स का तो अभी कुछ नहीं पता कि कब तक होंगे। अभी यही है कि फर्स्ट फैब को जो अनाउंसमेंट हुई है अकॉर्डिंग टू गारमेंट की, गारमेंट जो है वो आपकी अभी फर्स्ट फैब से स्टार्ट हो जाएंगी यूनिवर्सिटीज। तो अब देखें, स्कूल तो उन्होंने 16 से कहा हुआ है। टुडे इज 14, 15, 16, 17, 18, मेरे ख्याल से 18 को जो है वो अब पहले स्कूल शुरू हो जाएंगे, और स्कूल के बाद फिर जो है आप लोगों की आगे अल्लाह खैर करे कॉलेजेस स्टार्ट होने, और कॉलेजेस के बाद देखें फिर यूनिवर्सिटी की बारी आएगी। तो वो अल्लाह खैर करे कि फर्स्ट फरवरी से अब इंशाल्लाह देखें अब क्या होता है। लेकिन ये है कि कोविड के कुछ हालात इतने अच्छे नहीं है हॉस्पिटल वगैरह में भी। तो 25 से स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। तो बस देखें इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। अब जाहिर है, लेकिन फिर भी आप लोग एहतियात करें, और कॉलेज में भी आ जाएं तो बहुत स्ट्रिक्टनेस होगी, जाहिर सी बात है कॉलेज में भी कोविड की वजह से।
हाँ, मीटिंग हो जाए लेकिन कोई अच्छी हो। मैं तो कहती हूँ कोई अच्छा सा स्केड्यूल बने जिसमें क्लासेस को बुलाया जाए, कम से कम 1 महीना 1 क्लास आ जाए, 1 महीना 1 क्लास आ जाए, इस तरह से करके फिर बुला लें। हाँ, सेकंड फॉर्म ऑफ कोरोना जो है वो डी शेप हो गया है, उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ कोरोना आ गई हुई है। वो साइन सिम्टम्स उस तरह के नहीं है जिस तरह के पहले पहले तो काफ़ी सीवियर था, लेकिन अभी भी जिनको होता है वो काफ़ी सीवियर ही है। लेकिन बस अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला अपना ख़ास करम करे। बस ऐसे ही है। ठीक है, कोई नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। अभी देखिए ना, 1 बजे तो ज़ोहर 1:30 बजे हो जाती है, तो बस 1:30 बजे जब ज़ोहर हो गई तो उसके फ़ौरन बाद ही फिर थोड़ी देर ही टाइम लगता है, असर हो जाती है, और असर के साथ ही फिर मगरिब असर, और मगरिब में तो इतना टाइम होता ही नहीं है। तो बस इसी तरह से ही है, कोई नहीं, खैर दिन है, ये भी गुजर ही जाएंगे। गर्मी आती है, हम लोग गर्मियों को लेके बैठे रहते हैं, गर्मी बहुत है, बाहर नहीं निकलना, ये वो। सर्दियाँ आती है, सर्दियों में एक्सट्रीम वेदर है ना एक्चुअली, तो एक्सट्रीम वेदर का हो या किसी भी चीज़ का तो वो बुरा ही होता है। बस अल्लाह ताला अपना करम रखे। जब बहुत गर्मी होती है तो भी हम नाखुश ही होते हैं, जब बहुत सर्दी होती है तो भी ऐसे ही होता है, लेकिन खैर ऐसे ही है। चलें, खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, आप लोग आ जाएं खैर खैरियत से। तो चलें, ज़्यादा सर्दी के दिन आप लोगों के घर में गुजरते हैं, कोई नहीं। Lots of everything is bad, rather in the weather or in communication, in food, everything ऐसा ही है बस। चलिए, कोई नहीं, खैर है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स जो हैं वो कल, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा इंशाल्लाह मॉर्निंग में, कल जुम्मतुल मुबारक में आपसे मुलाकात होगी सुबह इंशाल्लाह 9 से 10 तक लेक्चर है। जी बिल्कुल, अटेंडेंस टाइम हो गया है। बच्चों को पता चल जाता है, बच्चे खुद ही प्रेजेंट 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 बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, ओके, मैं अटेंडेंस लेती हूँ। टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप योर मेमोरी इन योर प्रेयर्स। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस हो रही है अब आपकी।